आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 26 हमारे बुक का लेसन नंबर 4 डिसेस्टर मैनेजमेंट। डिसेस्टर मतलब आपदा, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। यानी जो आपदाएं आती है, अचानक कोई घटनाएं हो जाती है, संकट है ना, आपदा, तो उसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं वो हमें इस लेसन में बताया गया है। उस पर हमने यहाँ पर लास्ट पीरियड में हमने देखा था 4.1 में सम डिसेस्टरस इवेंट्स, कुछ इवेंट्स दिए हैं हमें। ये पिक्चर देख के हमने आपको बताया था कि जो इवेंट्स आते हैं, डिसेस्टर्स होते हैं, उस इवेंट्स में हमें क्या क्या करना चाहिए। उस पर हमने देखा था लास्ट टाइम डिसेस्टर में हमने यहाँ पर 4.2 इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एट किल्लारी में जो अर्थक्वेक हुआ था जुलाई 2014 में, तो उस वक्त क्या हुआ था, जो मलिन गांव है अंबेगांव तालुका में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वो पूरा गांव का गांव कुछ मिनट में ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गया था। इतना जबरदस्त वहां का अर्थक्वेक यानी भूकंप हुआ था। उसके बाद हमने देखा था नवंबर 2015 में क्या हुआ था, वहां पर मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लोडिंग कॉस्ड बाय हेवी रेन की वजह से तमिलनाडु में 2015 नवंबर में बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, बह गए थे। इतनी भयंकर वहां पे वर्षा हुई थी कि लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपको व्हाट इज डिसेस्टर मीन्स क्या आपको बताया था मैंने कि अ सडनली इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज ऑफ लाइफ, property and social aspects of a nation or society is called a disaster। यानी जो अचानक आने वाला जो संकट होता है, उसके कारण हमारे नेशन में, हमारे देश में, हमारे सोशल समाज में, जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमाण में जन और धन यानी पैसों की भी और लोगों की भी हानि होती है, यानी उनको नुकसान पहुंचता है, ऐसे संकटों को क्या कहते हैं, डिसेस्टर यानी आपदा कहा जाता है। आपको मैंने ये लर्न करने के लिए कहा था। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था थर्ड पॉइंट 1993 में जो लातूर जिला है, लातूर डिस्ट्रिक्ट में किल्लारी में, यहाँ पर भी बहुत जोरदार अर्थक्वेक हुआ था। उस अर्थक्वेक की वजह से भी हजारों लोगों की, मेनी पीपल डाइड, मृत्यु हो गई थी 1993 में अर्थक्वेक की वजह से। फिर फोर्थ पॉइंट हमें दिया था इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई में जुलाई 2005 मुंबई में, यहाँ पर भी क्या हुआ था कि जिसको हम सुनामी लहर कहते हैं, हेवी रेन है ना, ज्यादा बहुत जोरदार मूसलाधार बारिश होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत से लोग क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे, मृत्यु बहुत से लोगों की हो गई। इतनी जोरदार बारिश हुई थी, उसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। जुलाई 2005 की बात है ये। देखो यहाँ पर हमें पिक्चर में दिख रहा है द डिसेस्टर ऑफ मलिन विलेज का ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर किल्लारी का पिक्चर दिख रहा है। ओके, तो उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर कि हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिसेस्टर ऑक्योर, यानी अगर हमें डिसेस्टर यानी कोई आपदा हम पर आती है, तो वो आपदाएं किन कारणों से आती है और वो आपदाएं कैसे होती है, वो हमने पढ़ा था। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था, क्या बोला यहाँ पर कि फ्लोड्स ड्यू टू द हेवी रेन्स, जो संकट आते हैं, आपदा, डिसेस्टर्स आते हैं, वो हेवी रेन की वजह से आते हैं, ज्यादा बारिश होने की वजह से आते हैं, भयानक बाढ़ जिसको कहते हैं। एंड अर्थक्वेक, भूकंप, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन एक्स्ट्रा, यानी भूकंप की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, या फिर ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन, उसकी वजह से भी डिसेस्टर्स होते हैं। फिर फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लग जाती है, उसकी वजह से। फिर फोर्थ दिया है इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया, अगर जो लिमिटेड एरिया है और उस लिमिटेड एरिया में अगर ज्यादा लोग एक साथ में, कम जगहों में एक साथ ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो भीड़ जो जमा हो जाती है, तो भीड़ जमा होने की वजह से जो खतरा पैदा होता है, उस खतरे की वजह से भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, डिसेस्टर्स आ सकते हैं। फिर फिफ्थ दिया है रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन शुरू है और वो कंस्ट्रक्शन जो निर्माण करे जिसको बोलते हैं, वो बराबर नहीं हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उस वजह से भी कभी भी वो बिल्डिंग को कुछ भी हो सकता है ना,
तो आपने सुना भी होगा, तो उसकी वजह से भी डिसेस्टर्स आ सकते हैं, आपदाएं आ सकती है। छठवा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर हमारे पर्यावरण का संतुलन अगर बिगड़ जाता है, इकोलॉजिकल इनबैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी आपदाएं घटनाएं आ सकती है। फिर 7, टेररिज्म्स, जिसको हम लोग आतंकवाद कहते हैं, रियॉट्स, जिसको हम लोग दंगा कहते हैं, एंड क्राइम रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोशंस, जिसको जो अपराध, जो बम विस्फोट नहीं क्या करते हैं, बम फेंकते वगैरह की है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर एसोल्ट्स, आक्रमण, कोई एकदम हमला कर देता है, फायर, आग लग जाती है, एंड एक्सीडेंट्स, कोई भी दुर्घटना हो जाती है। इन सब बातों की वजह से डिसेस्टर्स यानी आपदाएं आ सकती है। यानी आपदाएं आने के कारण है कि इन कारणों से आपदाएं, डिसेस्टर्स हो सकते हैं। ओके, फिर हमने डिसेस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक मैन मेड एंड नेचुरल। कुछ जो डिसेस्टर्स होते हैं वो नेचुरल, प्रकृति के द्वारा आते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ आना है ना, इस तरह के जो डिसेस्टर्स है वो नेचुरल होते हैं। लेकिन जो टेररिज्म्स का है, रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन है ना, ऐसे जो है वो मैन मेड यानी इंसान करता है, उसकी वजह से डिसेस्टर्स यानी बहुत सारी आपदाएं, घटनाएं आ सकती है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी क्या होता है? भूकंप। अब भूकंप कैसे होता है, भूकंप के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। क्या बोला इसमें कि मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस कॉजेस seismic waves leading to movements of the earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. अब जो ये अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, तो भूकंप में क्या होता है, जो अर्थ के अंदर में यानी भूमि के अंदर, भूगर्भ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, उसके कारण क्या होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, ट्रिमेंडस अमाउंट में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका क्या होता है, रिलीज, वो ऊर्जा रिलीज होती है, जिसको हम उन्मोचन कहते हैं। यानी जमीन के अंदर में ज्यादा मात्रा में, ट्रिमेंडस अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। उसकी वजह से दिस कॉसेस, है ना, क्या बोला है, दिस कॉसेस सीस्मिक वेव्स लीडिंग टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। यानी क्या बोला है यहाँ पर कि उसकी वजह से क्या होता है, उस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से जो वेव्स है, सिस्मिक्स वेव्स, वह निकलती है, जिसको हम बोलते हैं तरंगे, भूकंप की जो तरंगे है वह निकलती है, और पृथ्वी के, अर्थ के सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस जो होता है, पृष्ठभाग जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होती है, हलचल होती है, मूवमेंट होती है, हलने लगती है। आपने देखा होगा ना, जमीन हलने लगती है जब भूकंप आता है, तो है ना, लाइक ट्रिमर्स, यानी क्या होता है, उसकी वजह से जमीन में कंपन, जमीन हलती है, कांपती है, शेकिंग, और उसकी वजह से जमीन हलती है, और जिसको बोलते हैं हम लोग कंपन होना, हिलना, क्रैकिंग, जमीन में दरार पड़ जाती है ना, ऐसे गैप आ जाती है, और भी बाकी चीजें होती है। यानी जो भूकंप आती है तो उसमें ज्यादा मात्रा में, प्रचंड मात्रा में क्या होते है, जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उस भूगर्भ की हलचल की वजह से बाहर निकलती है, और वो बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस में मूवमेंट होती है, हलने लगती है, और उसके कारण जमीन में कंपन होता है, जमीन हलती है, जमीन में दरार पड़ जाती है। ये सभी घटनाएं होती है कब अर्थक्वेक आता है तब। आगे क्या बोला नेक्स्ट पैराग्राफ में, सच वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होता है ना, हलता है ना, उसका हमारे जो जहाँ पे हम खड़े रहते हैं वो जगह पूरी हलने लगती है, यहाँ तक कि बर्तन है ना वो भी गिर जाते हैं कभी कभी उस वाइब्रेशन की वजह से। सच वाइब्रेशन और क्वेकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नो एज एन अर्थक्वेक। यानी क्या होता है, वो जो भूकवच है, यानी जमीन है, जमीन का जो कवच होता है, वो उसमें अचानक एकदम सडनली उसमें क्या हो जाता है, वो हलने लगती है, वाइब्रेशन होता है उसमें, और वाइब्रेशन की वजह से जो मूवमेंट होता है उसमें, उसी को ही क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। यानी क्या बोला है, वाइब्रेशन और क्वेकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एन अर्थक्वेक। क्या बोला यहाँ पे कि वाइब्रेशन और क्वेकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एन अर्थक्वेक, यानी जमीन का जो भूकवच है, भूकवच में अचानक कंपन हो जाता है, और कंपन होने को ही क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। इट इज बिलीव्ड
that besides other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes। और इसकी वजह से क्या होता है, भूकवच में अचानक कंपन वो आता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक तो होता ही है, साथ में ही ऐसा भी माना जाता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने के बाकी के और भी कारण हैं। तो उसमें कभी कभी जो बिग डैम्स इंसान जो है वो मैन मेड, कभी कभी बिग बड़े बड़े बांध बनाता है या फिर कंस्ट्रक्शन करता है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन जिसको खनन काम बोलते हैं ना, वो काम करने की वजह से भी अर्थक्वेक आता है, ऐसा भी कहा जाता है। यानी मैन मेड की वजह से भी कभी कभी अर्थक्वेक आता है। तो वो किस वजह से आता है कि जमीन की खुदाई करने से या फिर बड़े बड़े डैम्स बनाने से भी यह अर्थक्वेक आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। यह हो गया अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, अब हमें इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है तो भूकंप के इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब भूकंप आता है तो भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो क्या बोला है, देखो पिक्चर भी दिया है मैं नीचे में, दरारें पड़ जाती है ना भूकंप आने की वजह से। फर्स्ट इफेक्ट क्या बोला है कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयरफॉर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा। यानी क्या हो जाता है, कभी कभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो निर्माण कार्य होते हैं या फिर पुल होती है या फिर जिसको हम सड़कें कहते हैं, रोड या रेलवे ट्रैक्स होती है जिसको रेल मार्ग कहते हैं, वो सब क्या हो जाता है अर्थक्वेक आने से, वह उसमें दरार पड़ जाती है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, दरार फट जाएंगे तो वो सब अंदर चले जाएंगे ना, उस वजह से। सेकेंड है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स। अगर जो रिवर होती है, नदी होती है, नदी का जो फ्लो होता है जिसको प्रवाह कहते हैं, उसकी दिशा भी चेंज हो जाती है अर्थक्वेक आने की वजह से। थर्ड है ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब जब अर्थक्वेक आएगा तो लोग अंदर चले, देखो दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, जब अर्थक्वेक आएगा तो बड़ी के बड़ी बिल्डिंग जो है वो अंदर धंस जाती है जमीन के अंदर में, तो ऑब्वियसली जो लोगों का प्रॉपर्टी है और लोगों की जान है वही नहीं रहती है, तो बड़ी मात्रा में ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है ना, जन और धन, लाइफ और प्रॉपर्टी, जन और धन की भी बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है। अर्थक्वेक का पिक्चर आपको दिया है बच्चों। ओके, आई होप आपको अर्थक्वेक समझ में आ गया होगा, भूकंप आपने सुना भी है ना। अब सेकेंड हमारा पॉइंट है फ्लोड्स। फ्लोड्स यानी क्या होता है, भयानक बाढ़, बहुत ज्यादा मात्रा में जिस समय बारिश आती है तो बाढ़ आने का खतरा रहता है। ओके, अब हमें फ्लोड्स के बारे में क्या बोला है कि अ फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग नेचुरल डिसेस्टर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लोड। यानी क्या बोला है कि भयानक बाढ़ आती है तब पूरे होल पार्ट वर्ल्ड के पूरे पार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संपूर्ण विश्व में बार बार जो आने वाली आपदाएं होती है, नेचुरल डिसेस्टर्स होता है ना, तो वो उसको मैंने भयानक बाढ़, यानी पूरे विश्व में भयानक बाढ़ आती है पूरे विश्व में, तो बार बार आने वाली यह क्या है, प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिसेस्टर है। ड्यू टू excessive rains in the same place, a river overflows its banks causing a flood। यानी जब ज्यादा मात्रा में बारिश आती है, जिसको हम अतिवृष्टि कहते हैं, उसके कारण एक ही स्थान पर, सेम प्लेस पर, एक ही स्थान पर ज्यादा मात्रा में, अगर एक ही सेम प्लेस पर एक्सेसिव रेन्स एंड ज्यादा मात्रा में बारिश आती है, ओवरफ्लो हो जाता है ना उस जगह पे, तो अधिक मात्रा में वहां पर ओवरफ्लो होने की वजह से जमा होने वाला जो पानी है वह नदी में, नदी का बैंक कोसिंग ऑफ फ्लोड, नदी के पात्र से बाहर आ जाता है, जो नदी होती है नदी के बाहर चला जाता है। अगर वहीं पर ज्यादा बारिश होगी तो नदी भी पूरी भर जाएंगी और नदी का पानी बाहर निकल आएगा। तो आप इसको अंडरलाइन करना है बच्चों, ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लोस इट्स बैंक कॉजिंग अ फ्लोड। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल्स शॉर्ट when there is heavy rainfall resulting in choking of gutters and drainage lines। अब जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होने से जो नदी है, रिवर है, वो भी ओवरफ्लो हो जाती है, नदी भी पूरी तरह से भर जाती है, तब क्या आता है, बाढ़ का संकट आता है, फ्लोड का संकट तैयार हो जाता है।
और अधिक मात्रा में जब बारिश आती है तो बड़े बड़े जो शहर है उसमें भी जो पानी आने वाली ज्यादा मात्रा में रिजल्टिंग इन चोकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी आने वाली जो जाने वाली जो लाइन होती है जिसको जल निकास व्यवस्था कहते हैं वो भी भर जाती है, पानी वो भी गटर का पानी वगैरह सब मिक्स हो जाता है और नाले भर जाते हैं, सड़कों पर पानी फैलने लगता है और आसपास के जो बाकी बोला है ना वाटर ओवरफ्लोस ऑन द रोड एंड सराउंडिंग्स एरिया एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउसेस। और जो ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर, रोड पर और आजू बाजू के सराउंडिंग एरियाज में क्या हो जाता है, यहाँ तक कि आसपास के घरों में भी वो पानी घुस जाता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे नदी नाले रिवर सब भर जाते हैं ना ओवरफ्लो होने की वजह से। तो वो पूरा पानी आजू बाजू के घरों में, एरिया में, रोड पर सब चला आ जाता है। देखो पिक्चर में दिख रहा है हमें पूरा गांव का गांव यहाँ पे दिख रहा है ना, सब पानी में डूबा हुआ है। अब इसके इफेक्ट्स ऑफ फ्लोड्स यानी क्या बोला है, बाढ़ के ज्यादा फ्लोड्स होता है तो उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो फर्स्ट दिया है हमें कि ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वही जन और धन की हानि होती है ज्यादा मात्रा में बारिश आए तो। सॉइल इरोजन्स यानी अब जब बारिश आ रही है तो पूरा पानी बह के जा रहा है तो उसके साथ में सॉइल यानी मिट्टी भी बह जाएंगी ना, भूमि का भी क्षरण होगा। थर्ड डिस्ट्रक्शंस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसकी वजह से जो बड़े बड़े जो फसल जो उगते हैं उसकी भी हानि होती है, फसलें भी खराब हो जाती है। फोर्थ पॉइंट दिया है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लोड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीजेस एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। अब जब बाढ़ आती है तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, नदी का पानी, गडर का पानी, नदी नाले जो भी कुछ है वो सब भर जाते हैं तो सब पानी एक हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब लोग पानी, बाढ़ जब कम हो जाएंगे, बारिश जब चले जाएंगी तो पानी तो सब एक में मिल गया है। तो बाढ़ हटने के बाद में जो बीमारी है, लोग वो पानी पीते हैं, अब प्यास लगेंगे तो लोग पानी पियेंगे ना, वो गंदा पानी पूरा मिक्स हो जाता पानी। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, बीमारी और जो स्प्रेड वाले डिसीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संक्रामक रोग, वो होने से लोगों के हेल्थ पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ जाता है क्योंकि सब पानी मिक्स हो जाता है ना। ये सब कुछ इफेक्ट्स फ्लोड्स की वजह से होते हैं। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है 4.4 और फ्लोड का पिक्चर, ये इसमें नजर आ रहा होगा आपको, आप समझ ही गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 28 पेज नंबर। नेक्स्ट पेज 28 पे हमें क्या बोला है, स्टॉर्म्स, STORMS, स्टॉर्म्स यानी क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंधी तूफान, है ना, आंधी तूफान आती है। देखो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे स्टॉर्म्स का, आंधी तूफान आती है, वो भी हमारे लिए एक डिसेस्टरी है, हमारे लिए आपदाई है ना, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो स्टॉर्म्स, आंधी तूफान जिसको कहते हैं। अब उसके बारे में क्या बोला है हमें कि द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर्स बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और स्टॉर्म्स। यानी यहाँ पे क्या बोला है हमें कि हवा में जो एयर में जो निर्माण होने वाले लो एंड हाई, है ना, कम या ज्यादा, जो उसमें क्या बोलेंगे उसको, प्रेशर, है ना, दबाव जिसको बोलते हैं, दबाव के प्रेशर बेल्ट यानी हवा में जो लो एंड हाई प्रेशर बेल्ट है जिसको दबाव के पट्टे बोलते हैं, इन द एटमॉस्फेयर कॉसेस चेंज इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और स्टॉर्म्स। यानी हवा में जो निर्माण होने वाले लो एंड हाई प्रेशर बेल्ट है उससे जो एटमॉस्फेयर है वेदर रिजल्टिंग, उसके वजह से जो एटमॉस्फेयर जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण जोरों की जो हवा चलती है, तीव्र गति से जो हवाएं बहने लगती है और तूफान का, उसकी वजह से क्या होता है, तूफान जिसको बोलते हैं वाइंड, और जोरों की हवा चलने लगेंगी तो वाइंड और स्टॉर्म्स, तूफान का निर्माण होता है। यानी क्या बोला यहाँ पे कि हवा में जो निर्माण होने वाले लो और हाई, कम और अधिक प्रेशर बेल्ट है, दबाव के पट्टे हैं, और एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन होने वाले
तीव्र गति से आने वाले जो हवाएं है वो बहने लगती है और उसकी वजह से स्टॉर्म्स वाइंड और स्टॉर्म्स तूफान का निर्माण होता है। अब ये वाइंड एंड स्टॉर्म्स, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, यानी इसके भी कुछ प्रभाव होते हैं। बहुत सारी बातें होती है, पिक्चर में दिख रहा है हमें कैसे हवाएं चल रही है, तो झाड़ भी गिर सकते हैं ना, इतने तेज आंधी तूफान आएंगे तो। अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है हमें कि ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, यानी क्या होता है, आंधी तूफान आता है तो आंधी से जो जिस जहाँ पे अफेक्ट रीजन यानी जो प्रदेश प्रभावित हो गया है, यानी आंधी की वजह से जो अफेक्टेड रीजन है, प्रदेश है, उसमें असीमित यानी ज्यादा मात्रा में वो डैमेज, ग्रेट डैमेज हो जाता है। उस जगह, वो जगह जो है, वो जो प्रदेश है वो उसमें वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े झाड़ जो है और यहाँ तक कि लोगों की छतें भी उतने हवा जोरदार आंधी में उड़ भी जाती है लोगों की, है ना। बहुत सारी हानि होती है बच्चों इसकी वजह से। सेकेंड बोला है ट्रीमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वही कि जन और धन की बहुत हानि होती है। थर्ड, डिसरप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो भी ठप हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक वायर वो भी निकल जाते होंगे ना, इतनी आंधी तूफान में वो थोड़ी रहने वाली है, तो उसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ दिया है डिसरप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और परिवहन व्यवस्था जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो भी डिसरप्शंस यानी वो भी खंडित हो जाते हैं, वो भी नहीं रह सकते, वो भी रुक जाते हैं। इतनी आंधी तूफान में कोई गाड़ी चलने वाली नहीं है, इसलिए वो भी रुक जाता है। इतना सब कुछ आंधी और तूफान की वजह से हो सकता है। इसलिए जब आंधी और तूफान आता है तो हमें अपने घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर में दरवाजे बंद करके अच्छे से घर के अंदर में बैठना है, बाहर नहीं जाना है। ओके, उसके बाद में हमें दिया है नेक्स्ट पॉइंट फॉरेस्ट फायर्स। अब फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगल में आग लगना, जिसको हम हिंदी में दावानल कहते हैं। जंगल में आग लगती है तो कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, ओके, वो पढ़ेंगे। अ फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट, पेस्टर and grassland due to natural or man-made causes. Forest fires spread at a tremendous speed. अब जो फॉरेस्ट में यानी जिसको हम दावानल कहते हैं, जंगल में आग लगना, हाँ, है ना, यानी फॉरेस्ट फायर्स एंड अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट, यानी क्या हो जाता है, वही जिसमें जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रासलैंड यानी घास वाला प्रदेश, है ना, या फिर जिसमें चारा, जो फायर इन फॉरेस्ट यानी जो गाय वगैरह नहीं क्या, जो प्राणी है वो चारा घास वगैरह खाते हैं, ग्रासलैंड घास वाला प्रदेश जिसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, नेचुरल और मैन मेड कॉसेस, तो उसकी वजह से प्राकृतिक और मैन मेड यानी इसको अप्राकृतिक कहते हैं, उन दोनों कारणों से लगने वाले, है ना, अनकंट्रोल्ड फायर एकदम अचानक आग लग जाती है तो वो अनकंट्रोल हो जाती है, और उसके फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रीमेंडस स्पीड। और जब आग लगती है तो आग की गति स्पीड इतनी ज्यादा होती है, बहुत ट्रीमेंडस, बहुत ज्यादा स्पीडली वो पूरे परिसर में आग फैला देती है। बहुत ही फास्ट यह प्रोसेस होती है जब अनकंट्रोल्ड फायर होता है ना, जब आग लग जाती है जंगल में, तो उसकी वजह से पूरी घास जल जाती है, पूरे पेड़ जल जाते, और नेचुरल और मैनमेड बहुत यानी प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, जो भी है उसकी लपेट में जो भी आ जाता है वह तुरंत ट्रीमेंडस स्पीड होती है उसकी आग की, वह सब कुछ जल भुन जाता है। अब इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में आपको, और फॉरेस्ट फायर का कितना आग लग जाती है पूरा आजू बाजू के, अगर बाजू में कोई घर भी हो तो वो भी, या फिर कोई प्राणी होंगे, कोई इंसान, कुछ भी हो तो वो उसकी लपेट में आ जाते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, इसके इफेक्ट्स क्या है, तो ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी इसकी वजह से क्या होता है, प्राकृतिक और संसाधन जो है वो बहुत डैमेज हो जाते हैं, जो नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी वो ग्रेट प्रमाण में डैमेज हो जाते हैं। फिर पॉल्यूशन ऑफ एयर, अब आग लगेंगी तो एयर जो हवा है वो पॉल्यूशन उसमें होगा ही ना। अब हमें नीचे क्या बोला, कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट, यानी तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी है वो पूछा है। सेकंड है व्हाट वुड हैपन इफ 5 times दिस नंबर सेट इन योर क्लास,
अब जितने हैं तुम्हारे क्लास में बच्चे उसके 5 गुने विद्यार्थी अगर एक ही कक्षा में बैठे हैं, यानी जितने क्लास में तुम्हारे सपोज 40 या 50 बच्चे हैं और उतने उसके 5 गुना ज्यादा कर दो। जैसे 40 है तो कितने हो जाएंगे 200, 5 गुना ज्यादा, ठीक है। तो उतने विद्यार्थी बैठा दो तो क्या होगा पूछा है। थर्ड, विच काइंड ऑफ डिसेस्टर कैन ऑक्योर इन एन एक्सट्रीमली क्राउड्स प्लेस। और बोला है कि अगर तुम्हारे अनुसार ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर कोई ऐसे दुर्घटना हो सकती है, कौन सी दुर्घटना हो सकती है, ज्यादा अगर क्राउड हो, भीड़ हो उस जगह पर कैसे दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों आपके तीनों के आंसर मुझे भेजना है। फिर नेक्स्ट हमारा डिसेस्टर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं, ऑरेंज बॉक्स का। ओके बच्चों, ये हम पढ़ेंगे अभी। क्या बोला है यहाँ पे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिसेस्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसेस्टर, मेकिंग प्लान्स to face disasters and developing the capacity for that is called disaster management। अब disaster management यानी क्या, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जन सहयोग, है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट यानी जन सहयोग, एंड डिसेस्टर मैनेजमेंट और जो डिसेस्टर एंड आपदा प्रबंधन आर क्लोजली रिलेटेड, यह दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसेस्टर्स, जो आपदाएं जो आती डिसेस्टर उसको प्रिवेंट, उसको कैसे टाला जा सकता है। मेकिंग प्लान्स, उसका सामना मतलब उससे लड़ने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। टू फेस डिसेस्टर, उसका सामना हम कैसे कर सके। एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट, और उसको मतलब उसको हम डेवलप कैसे कर सके, उससे उसके लिए हमें कैपेसिटी होनी चाहिए। इस कॉल्ड डिसेस्टर मैनेजमेंट, इसी को ही क्या कहते हैं, डिसेस्टर मैनेजमेंट। तो बच्चों इसको अंडरलाइन करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स एंड डिसेस्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, taking steps to prevent disaster, making plans to face disasters and developing the capacity for that is called disaster management। यानी क्या बोला है कि जन सहयोग और आपदा प्रबंधन के बीच में क्लोजली रिलेशन होता है। उनको टेकिंग स्टेप्स प्रिवेंट डिसेस्टर यानी उसको आपदा को टालना, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिसेस्टर यानी उनका सामना करना, एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट, और सामना करने के बाद में उसके लिए हमें कैपेसिटी प्राप्त करना, उसको डेवलप करने के लिए इन सब को मिलकर क्या बनता है, ये सबको क्या बोलते हैं, डिसेस्टर मैनेजमेंट। ये सब मिलकर क्या होता है, डिसेस्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन डिसेस्टर मैनेजमेंट कहलाता है। अब क्या बोला है कि टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल और मैन मेड डिसेस्टर, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। मैंने बोला है कि जो मैन मेड एंड नेचुरल, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित है ना, अप्राकृतिक आपदा से होने वाली जो हानियां होती है ना, जो डैमेज हो जाता है, उसको रोकने के लिए उपाय करना, है ना, उसके रोकने के लिए प्लानिंग करना, उसके बारे में हमें आपातकालीन इमरजेंसी प्लानिंग, है ना, जो आपातकालीन जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्लानिंग करना, उसका नियोजन करना, यह मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, यह प्रबंधन की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, उसकी आवश्यकता होती है कि जो डिसेस्टर होते हैं उस डिसेस्टर को रोकने के लिए, आपदा को रोकने के लिए उस पर उपाय करना, उसका नियोजन करना और उसका प्रबंधक यानी मैनेजमेंट की यह आवश्यकता होती है। ओके, अब इसके बाद में हमको इंस्टीट्यूट्स एट वर्क दिया है कि क्या बोला है कि द नेशनल डिसेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेस्टर मैनेजमेंट वर्क। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि कौन क्या करता है, तो जो नेशनल डिसेस्टर मैनेजमेंट यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अथॉरिटी है वह 2005 यानी 2005 में स्टेब्लिश हुआ, उसकी स्थापना की गई। और बोला है कि जो डिसेस्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, उसके अंदर में को प्लानिंग करना है, अंडरटेक्स में प्लानिंग या नियोजन करने का काम यह संस्था करती है। कौन सी संस्था, नेशनल डिसेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो संस्था है 2005 से शुरू हुई है और यह सब प्लानिंग करती है। अब आपको ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है कि ड्यूरिंग अ डिसेस्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यानी आपदा अगर डिसेस्टर कोई भी आता है तो एक दूसरे की सहायता और हमें क्या करना, सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना हम सभी का क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको नैतिक उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब हमें कॉन्टेक्ट दिए है, कॉन्टेक्ट देम फॉर डिसेस्टर मैनेजमेंट। कॉन्टेक्ट दिया हमें, संपर्क बताया गया है कि डिसेस्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से कॉन्टेक्ट होते हैं। तो पुलिस का आप सबको पता ही होगा, पुलिस के लिए 100 नंबर दबाना चाहिए। फायर ब्रिगेड जब कहीं पे आग लग जाती तो 101 101। एम्बुलेंस बुलानी हो तो 102 102। डिसेस्टर मैनेजमेंट सेल के लिए 108, यानी जिसको आपदा नियंत्रण कक्ष करना हो उसके लिए 108, यानी आपको पुलिस के लिए 100, आग के लिए आग लग जाती है तो 101, एम्बुलेंस बुलानी हो तो 102 और आपदा प्रबंधन नियोजन के लिए 108। यह नंबर आपको बच्चों याद रखना है और कॉपी में भी लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट हमें बोला है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज नंबर 29 में बोला है हमें रेमिडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हमें बोला है कि इस पे हमने जो अभी देखा उस पे उपाय क्या है। अब इतना सब कुछ तो हमने देख लिया, अब उस पे हमको बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आगे क्या बोला है हमें यहाँ पर कि लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिसेस्टर, यानी हम लोग नेचुरल और मैन मेड जो आपदाएं डिसेस्टर आते हैं वो आने के पहले और आने पर, अगर आ जाए, पहले आ जाए या आने पर हम कौन कौन से उस पर उपाय, यानी कौन सी सावधानी हम लोग, प्रिकॉशन कौन से ले सकते हैं, सावधानी हम लोग को क्या बरतनी चाहिए। तो फर्स्ट दिया है कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन्स, यानी हमें बोला है कि रेडियो और टीवी पे जो समाचार आते हैं, है ना, न्यूज और बुलेटिन, है ना, जो भी समाचार आते हैं उसको हमें कंटिन्यू देखते रहना चाहिए, कीप वॉचिंग, उसको देखते रहना चाहिए कि हमें क्या बताया गया है उसके लिए। सेकंड बोला है यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोस एंड मोबाइल्स, और बोला है बैटरी पर चलने वाले जो रेडियो और मोबाइल होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए, बैटरी वाले, ठीक है। थर्ड बोला है हिट द वार्निंग्स इश्यूज बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली। फिर क्या बोला है हमें कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि मौसम विभाग द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको देखना चाहिए, केयरफुली उसको हमें देखना चाहिए। मौसम विभाग द्वारा जो हमें सूचनाएं मिलती है ना उसको हमें देखना चाहिए। फिर फोर्थ बोला है यूज द वेबसाइट www.imd.government.in। अब ये जो हमको वेबसाइट दी है www.imd.government.in, तो जो वेबसाइट दी है ये वेबसाइट का हमें उस वक्त यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। फिफ्थ है लैंड स्लाइड्स ऑक्योर इन हिली एरियाज ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट और हेवी रेन्स। On such occasions, do not take shelter at the floor of a hill। यानी हमें क्या बोला है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में कि अगर जब बादल फटते हैं, यानी क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटते हैं या फिर हेवी रेन्स होते हैं, ज्यादा बारिश होती है ना, बादल फटते हैं या ज्यादा बारिश होती है, उसके कारण क्या होती है, जो हिली एरियाज है, लैंडस्लाइडर्स, यानी जो पहाड़ की ढाल है वो चट्टाने क्या हो जाती है, गिर जाती है और जो पहाड़ियां होती है वो ढहकर नीचे आ जाती है। तो ऐसे समय में पहाड़ जो डू नॉट टेक शेल्टर एंड द फुट ऑफ अ हिल, इस समय हमें क्या करना चाहिए, जो पहाड़ की तलहटी होती है उसके पास में हमें रुकना नहीं चाहिए, हिल वाले जो पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर नहीं रुकना चाहिए, तो कभी भी वो गिर सकते हैं इसीलिए। छठवां पॉइंट है ड्यूरिंग फ्लोड्स डू नॉट लिंजर इट हाउसेस और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स, seek shelter in other safe places, move to safer places at a greater height, do not step into the water currents or drive a vehicle into them। यानी यहाँ पे क्या बोला है हमें 6 पॉइंट में कि नदी में अगर बाढ़ आती है या नदी के आजू बाजू का जो परिसर होता है, जैसे आजू बाजू का एरिया होता है ना, हाउस एरिया, रिवर के आजू बाजू का, तो या घर जो होते वो सुरक्षित स्थान पर उनको जाना चाहिए, जितना हो सके ऊंचाई पर रहना चाहिए,
मैंने जो बहता पानी है उसके जो बहता पानी है उसका फ्लोट होता है ना, उस पर नहीं उतरना चाहिए, या फिर जो अगर तुम्हारे व्हीकल्स है उसको भी वहां पर ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश आएंगी तो वो सब बहने की संभावना होती है। इसलिए ऊंचाई पर है ना, उस पानी से ऊंचाई पर घर बनाने चाहिए, जिसकी वजह से वो बह नहीं पाए। इसलिए हमें यहाँ पर हेवी रेन का बताया गया है। उसके बाद में 7th पॉइंट है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की वजह से रोड्स स्पिल्ट ओपन, द ग्राउंड क्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स गेट uprooted, hence when moving from one place to another ensure that the road is safe further on। और 7th पॉइंट में हमें बोला है कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक की वजह से जो सड़कें है, रोड है, वह क्या हो जाती है, फट जाती है, ओपन हो जाती है ना, मतलब वो सड़कें फट जाती है। और जमीन में भी क्या हो जाती है, ग्राउंड में भी क्रैक्स हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, उखड़ जाती है। इसलिए हमें एक स्थान पर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय हमें आगे का प्लेस कैसा है, आगे का मार्ग कैसा है, रोड कैसा है, वहां का वह व्यवस्थित है या नहीं, यह हमें जानकारी पहले ही सेफ है कि नहीं है वो देखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। 8th पॉइंट दिया है टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंपस एज दे प्रोवाइड मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। और आप हमको 8th पॉइंट में क्या बोला है कि अगर हम लोग मतलब कहीं और जा रहे हैं तो सहायता केंद्र जो होता है, जिसको बोलते हैं ना रिलीफ कैंपस, टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स, तो जिसको सहायता केंद्र बोलते हैं या छावनी बोलते हैं, उसका हमें आश्रय, उसके अंदर जाना, उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। और क्या बोला है कि उनसे हमें मेडिसिन मिलती है, प्रोवाइड मेडिसिन मिलती है, भोजन के पैकेट मिलते हैं और पानी मिलता है, वो लोग हमें पानी देते हैं। और उसके अलावा हमें फर्स्ट एड मिलता है, जिसको हम लोग प्रथमोपचार कहते हैं। ये हमें तुरंत वहां से ले लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके हमें वहां से मिल सके, वहां पर जाना चाहिए। ओके। फिर 9th पॉइंट बोला है कि टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। अब क्या बोला है, प्रोटेक्शन के लिए, अगर आज आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर बोला है कि टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, यानी आग से बचने के लिए यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन पब्लिक प्लेस लाइक स्कूल, जैसे स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो या रेलवे स्टेशन में हो। अगर कहीं पे भी आग लग जाती है तो आग से बचने के लिए जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका हमें यूज करना चाहिए। ओके। अब देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको किसी को चोट लग जाए या फिर जैसे ये इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। और भूकंप आता है, आग को बुझाने के लिए इसका काम किया जाता है। आपके स्कूलों में भी होगा, आपने देखा भी होगा बच्चों। और ये जो है, अगर भूकंप आ जाए तो भूकंप आता है तो हमें किसी भी टेबल के नीचे में या जो जगह सुरक्षित लगे उसके नीचे में पकड़कर बैठ जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो जमीन कांपने लगती है, बर्तन वगैरह जो भी चीजें वो नीचे गिर सकती है, इसलिए हमें टेबल के नीचे में सुरक्षित रूप से बैठ जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड। तो बच्चों फर्स्ट एड जो है ये हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज इतना ही हमारा, जहाँ पे हमने देख लिया कि हमें रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हमने उपाय, जो डिसेस्टर आते हैं तो हमें उपाय कौन कौन से करने चाहिए, मैन मेड एंड नेचुरल, जब डिसेस्टर्स होते हैं तो हमें कौन कौन से सावधानी उपाय रखने चाहिए, हमने 9 देख लिया है। ठीक है, उसके प्रिकॉशन हमें क्या लेने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फर्स्ट एड के बारे में नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड डे एंड टेक केयर बच्चों।